हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिक्स गाइडलाइन। मैं राजेश स्वामी। इस सेशन के अंदर अध्ययन करेंगे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक कक्षा 11 विषय चित्रकला, जिसका पहला अध्याय अपन पढ़ेंगे कला और कला के विभिन्न स्वरूप, जिसमें ऑलरेडी लास्ट 2 सेशन अपन इस लेसन के लगा चुके हैं। जिसमें एक तो है कला का जो अर्थ व परिभाषा या इसका वर्गीकरण, दूसरा भी अपन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं इसका बी पार्ट, जिसमें कला के विभिन्न स्वरूप, जिसमें अपन पढ़ चुके हैं आदिम कला, लोक कला, पीति परंपरा, लघु चित्रण परंपरा, आधुनिक कला। अब अपन जो इसका जो फाइनली इस लेसन का जो फाइनली जो पार्ट है शिल्प और कला के प्राचीन ग्रंथ, मोस्टली यहाँ पे आपको देखने को 3 ग्रंथ मिलेंगे, उस पर डिटेल से चर्चा करेंगे। एग्जाम की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट है वो अपन यहाँ पे अपन डिटेल से अपन पढ़ेंगे, और साथ में आप नोटबुक अपने पास में रखना, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। अदरवाइज इनके अलावा भी हमारी पाठ्य पुस्तक के अलावा भी वो भी आप अपन ऐड करते रहना। चलो स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारतीय साहित्य में शिल्प एवं चित्रकला का वर्णन या कह सकते हैं प्रचुर मात्रा में मिलता है। ऋग्वेद में यज्ञशालाओं की वेदिकाओं पर अलंकृत स्त्री पुरुषों की आकृति का विवरण एवं धर्म पर अग्नि देव के चित्र का प्राचीनतम चित्र संबंधित विवरण हमें ऐत्रेय उपनिषद या फिर बृहदारण्यक या फिर ब्रह्मसूत्र, छांदोग्य या कठोपनिषद आदि में मिलता है। तो ये ग्रंथों में कह सकते हैं कि भाई इनका कला का हमें प्राचीनतम विवरण मिलता है। भारतीय साहित्य की अगर अपन बात करते हैं, जिसके अंतर्गत भारतीय साहित्य के प्रतिनिधि जो महाग्रंथ की अगर बात करें, रामायण में वाल्मीकि ने सुंदरकांड में रावण के भवनों का वर्णन करते हुए रावण की चित्रशाला का भी उल्लेख किया है। तो आपसे पूछे कि भी रामायण में कितने कांड है या सर्ग या अध्याय हैं, तो 7 हैं। और कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला जो है बालकांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्यकांड, चौथा है किष्किंधा, 5वां है सुंदरकांड, छठा है लंका कांड और 7वां है उत्तरकांड। तो ये सुंदरकांड में भी रावण के भवनों का वर्णन किया गया है। केकई का राजप्रसाद भी चित्रों से सुशोभित था। राम के प्रसादा में भी भित्ति चित्रण उत्कीर्ण थे। रामायण के पुष्प विमान के कक्ष भाग भी चित्रांकित थे और चित्र सजा के अन्य वर्ण भी रामायण में मिलते हैं। रामायण के समान महाभारत में भी अनेक कला संबंधित उदाहरण प्राप्त होते हैं। महाभारत में सत्यवान के लिए भी लिखा गया है कि वह भित्तियों पर घोड़े के चित्र अंकित करता है, इसलिए बचपन में उसका नाम चित्राशव पड़ा। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। महाभारत के लेखक कौन है, तो इसको आप अपने ऐड कर लेना। इसका जो पूरा नाम आपसे पूछे ना, तो कृष्ण देपायन वेद व्यास। मोस्टली क्योंकि आजकल इतने इजी नहीं पूछे जाते हैं, आपको पूरे नाम पूछे जाते हैं। महाभारत में युधिष्ठिर की सभा का बड़ा रोचक वर्णन प्राप्त होता है, और इसमें कहा गया है कि युधिष्ठिर की सभागृह की दीवारों भांति भांति के चित्रों से सुशोभित थी। इसके अलावा रामायण व महाभारत के बाद पाणिनि कृत अष्टाध्यायी में शिल्प को चारु व कारू के कारू, यानी देखो चारु का मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, कारू का अर्थ यहाँ पे उद्योग के लिए किया गया है। ठीक है ना, तो उद्योग और चारु के लिए ललित के लिए यानी प्रयोग किया गया है। अर्थों में प्रयोग करते हुए पशु पक्षी पुष्प वृक्ष नदी आदि के सांकेतिक लक्षणों के साथ उसके अंकन विधान पर भी प्रकाश डाला गया है। प्रजापति शिल्प, सरस्वती शिल्प, शिव तत्व रत्नाकर, शिल्प रत्न, कीर्तिलता आदि ग्रंथों में चित्रों की सामग्री तथा चित्र निर्माण प्रविधि के विस्तृत विवरण उपलब्ध हैं। इस समय की सामग्री आज जैसी वैज्ञानिकता के लिए तो नहीं थी, वह अधिकांशतः व्यक्तिगत प्रयोगों पर ही अधिक निर्भर थी। साहित्य तथा शिल्प ग्रंथों में चित्रण के लिए अधिकांशतः भित्ति का भी उल्लेख मिलता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में लिखने की जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैंने हाईलाइट कर रखी है वो लिख लेना आप। ठीक है, बौद्ध साहित्य में भी चित्रों का वर्णन प्राप्त होता है। विनय पिटक यानी बौद्ध साहित्य एक ग्रंथ है, ये विनय पिटक में लेपे चित्र शब्द का प्रयोग चूने से लिपि पुती भित्ति पर बने चित्रों के लिए हुआ है। तो लेपे चित्र का मतलब होता है जो चूने से लिपि पुती जो भित्ति जो पर बने जो चित्र होते हैं वो होते हैं। इसी प्रकार महा उमंग जातक में भी एक ऐसे विशाल भूमि ग्रह का उल्लेख जिसकी स्टिका निमित्त भित्तियों पर पहले सुंदर सफेद प्लास्टर किया गया
और फिर उस पर निपुण चित्रकारों के चित्र बनाए। इस प्रकार जमीन बांधकर जो गुटाई करके छत के अनेक प्रकार के खिले हुए पुष्पों में फूले खिल गए और अजंता गुफा नंबर संख्या 2 और 17 में इस प्रकार के मंडलाकृति पुष्पांकन पाए जाते हैं। चित्र का सबसे प्राचीनतम जो उल्लेख मिलता है हमें वो विष्णु धर्मोत्तर पुराण की चित्र शास्त्र का एक उल्लेखनीय ग्रंथ है। इस ग्रंथ में चित्र शास्त्र के प्राय सभी विषयों का प्रतिपादन किया गया। इसमें चित्रकला के तकनीकी कला पक्ष व चित्रण पक्ष पर पूर्ण विवेचना मिलती है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में तृतीय खंड में 35 अध्याय नंबर 35 से लेकर 43 तक चित्र सूत्रम प्रकरण में चित्र संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। ये बहुत इंपोर्टेंट है। एक विष्णु धर्मोत्तर पुराण है जिसके जो लेखक है मुनि मार्कंडेय है, वो आगे अपन पढ़ेंगे और अलग से। इसमें खंड जो तरते हैं उसमें से 35 से लेकर 43 इसमें टोटल 9 अध्याय है, ठीक है ना, वो भी आगे पढ़ेंगे अलग से डिटेल से। और इस 9 अध्याय को चित्र सूत्रम कहा जाता है। तो ये ग्रंथ अगला पढ़ते हैं। भोज के सम्रांगण सूत्रधार में भी चित्रक्रम पर बहुत ही सारगर्भित सामग्री संचित की गई है और चित्रक्रम को 6 अनावतरण अध्यायों में विभक्त कर वित्तीय चित्रण प्रविधि व उनके उपकरण ब्रुश कुंजी आदि का वर्णन हुआ। तो यहाँ पे तो 9 कह सकते हैं 35 से 43 यानी 9 अध्यायों में बांटा गया और इनको 6 अध्यायों में बांटा गया। आगे नेक्स्ट। मध्यकालीन अधिकृत शिल्प शास्त्रीय कृति अपराजित पर्चा। तो ये अपराजित पर्चा के जो लेखक है भुवन देव है, तो इसको आप लिख लेना, ठीक है। कि चित्र में उद्देश्य उत्पत्ति एवं क्षेत्र तथा इसके विस्तार का जो भी विवेचन है वह बड़ा ही मार्मिक है। इस ग्रंथ की प्रमुख विशेषता पत्थर व एवं कटक की अनुरूप नागर द्रविड़ बेसक कलिंग यामुन तथा व्यंतर नाम की 6 चित्र शैलियों का प्रतिपादन है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें देखना कि जो अपराजित पर्चा है इस ग्रंथ के अंदर आपको ये याद रखना है कि इसमें कितने चित्र शैलियों का वर्णन किया गया है। तो इसमें है 6 चित्र शैलियों का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो ये अपन याद कर लेना। इसके बाद में देखिए संस्कृत के प्राय सभी महान लेखकों ने अपनी रचनाओं में चित्र परंपराओं का भी उल्लेख किया। मालवी का अग्निमित्रम, तो मालवी का अग्निमित्रम के जो लेखक है कालिदास, ठीक है ना, तो इसको भी लिख लेना आप। और चित्रशाला, तो मालवी का अग्निमित्रम तो किया गया है चित्रशाला। और तिलक मंजरी, जो तिलक मंजरी के जो लेखक है वो है धनपाल, उसमें तो लिखा गया है चित्रशालिका। और उत्तर रामचरित्र नाम की जो पुस्तक है उसके लेखक है भवभूति। और इसमें जो लिखा गया है कह सकते हैं कि भाई चित्रण परंपराओं का उल्लेख है विथिका, ठीक है ना, तो विथिका नाम से जाना जाता है। तो यह मालवी का अग्निमित्रम चित्रशाला और तिलक मंजरी में शालिका चित्रशालिका और उत्तर रामचरित्र में बोला गया विथिका। बाणभट्ट के हर्षचरितम व कादम्बरी में व्यक्ति चित्रण संबंधित यानी विवरण प्राप्त होता है। रघुवंश के 16वें सर्ग, रघुवंश के भी लेखक कालिदास है ने विंध्यवत अयोध्या नगरी का वर्णन करते हुए कालिदास ने लिखा है कि यहाँ के प्रसादों की बेटियों पर पहले नाना भांति के पदवन चित्रित थे और जिनके मध्य बड़े बड़े हाथियों को दर्शाया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अन्य ग्रंथों में मैमत या मानसार भी इनके द्वारा लिखा हुआ है, मानसार के द्वारा ही। और चित्रक्रम, शिल्प शास्त्र और शिल्प कला दीपिका वृत्तांत वर्णन है जिसमें चित्रकला की विधि विधानों या लक्षणों आदि पर अनूठी सामग्री उपलब्ध है। यद्यपि आज की कला इन लक्षण ग्रंथों के नियम उपनियमों के आधार पर रूप ग्रहण नहीं करती, फिर भी यानी इनका अपना विशिष्ट महत्व है। शिल्प एवं कला के ग्रंथों में से कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों का विवेचन निम्न प्रकार है। देखो ये अपन 3 इंपॉर्टेंट जो ग्रंथ है, एक तो चित्र सूत्रम और सम्रांगण सूत्रधार और मानसोल्लास, ये अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले चित्र सूत्रम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से प्रश्न डेफिनेटली आता ही आता है। आप किसी भी बेस की आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली आता ही आता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तृतीय खंड में यानी 35वें अध्याय से लेकर 43वें अध्याय तक चित्र सूत्रम प्रकरण है। तो ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण है 35 से लेकर 43 यानी टोटल 9 अध्याय हो जाएंगे। यह विवरण
स्वादात्मक है। इनके जो लेखक है मार्टी करते हैं, यानी मार्कंडेय मुनि राजा वज्र की चित्त संबंधित समस्त जिज्ञासा पूर्ण करते हैं। इस ग्रंथ का सर्वप्रथम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर स्टेला कैम्ब्रिज थे। इसके बाद में कौन आए? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। और इसके बाद में है शिवराम मूर्ति ने क्या किया था? ट्रांसलेट किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले डॉक्टर स्टेला कैम्ब्रिज, आनंद कुमार स्वामी और शिवराम मूर्ति ने किया है। ठीक है। इसके बाद में इंपॉर्टेंट और है, डॉक्टर प्रिया बाला शाह ने हिंदी में इसका क्या क्या ट्रांसलेट किया? इसको भाई विष्णु धर्मोत्तर पुराण को। यानी पहले तो ये बोलता है जो होती है ये संस्कृत भाषा में होती है। दो अध्याय। पहले चित्रसूत्र भारतीय चित्रकला की प्रौढ़ परंपरा को दर्शित करने वाला एक मात्र ग्रंथ है। इसमें 9 अध्यायों में प्राचीन भारतीय चित्र विद्या की व्यापकता एवं तकनीक की संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। इसमें कुल मिलाकर संपूर्ण जो चित्रसूत्र है इसमें 9 अध्याय हैं। 9 अध्यायों में विगत है। पहला है आयाम मान वर्ण, दूसरा है प्रमाण वर्ण, तीसरा है सामान्य मान वर्ण और चौथा है प्रतिमा लक्षण वर्ण और पांचवा है 6 वर्दी और छठा है रंग व्यक्तीकरण, सातवां है वर्तना और आठवां है रूप निर्माण और 9वां है संगारादि भाव कथन। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि में आप पीछे के जो फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम्स उठा लेना, वहाँ पे 6 वर्दी तो बार बार प्रश्न पूछा जा चुका है। 6 वर्दी कितने नंबर के अध्याय में है? तो 5वें नंबर अध्याय में। ठीक है। और अलग अलग है जिसमें चित्रों के प्रकार बताए गए, रंगों के प्रकार बताए गए। तो ये अपन आगे डिटेल से बात करेंगे। रसों का जो जिक्र किया गया है वो कहाँ किया गया है, तो सब चीजें इंपॉर्टेंट है। तो पहले अध्याय में अगर बात करते हैं तो पहले अध्याय का नाम क्या है? तो नाम भी आपको याद होना चाहिए, आयाम मान वर्ण। तो आयाम मान वर्ण में प्रथम अध्याय में नृत्य चित्रम प्रमतम अर्थात नृत्य को प्रम चित्र मानते हुए मुनि ने हंस, बदर, मालवीय, रुचक व संसक आदि 5 पुरुषों के लक्षणों को कह सकते हैं लक्षणों की विस्तार से चर्चा की है। तो ये मुनि ने 5 पुरुषों के लक्षणों की विस्तार से चर्चा की है। तो ये अपन पहले अध्याय में मिलता है और अध्याय नंबर पहले का है आयाम मान वर्ण। दूसरे अध्याय का नाम है प्रमाण वर्ण। प्रमाण वर्ण के में अंदर देखिए कि प्रमाण की स्पष्टता करने वाला होता है। इसमें प्रत्येक अंग के प्रमाण को समझाया गया है। जैसे मुख में 12 अंगुल, मस्तक में 4 हो आदि शरीर के पांव तक के अनुपात को विस्तार से बताया गया है। इसमें या कह सकते हैं इनके वर्ण की भी चर्चा मिलती है। तीसरा अध्याय में आपको याद रखना है, इसका नाम है सामान्य मान वर्ण। तो इसमें देखो सामान्य मान में संबंधित है, इसमें भी अनुपात का स्पष्ट करते हुए बालों व आंखों के बारे में वर्णन। तो आपसे पूछेगे जा सकता है कि बाल और आंखों का वर्णन कौन से अध्याय में मिलता है? तृतीय अध्याय में। और तृतीय अध्याय में है क्या, नाम क्या है? तो सामान्य मान वर्ण है। चौथे अध्याय की अगर बात करूं, चौथे अध्याय का प्रतिमा लक्षण वर्ण है और इसमें जो वर्णन मिलता है हमें देव प्रतिमाओं के लक्षण से संबंधित है और इसमें प्रतिमाओं के स्वरूप को स्पष्ट किया जाता है। 5वां अध्याय का जो नाम है 6 वर्दी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप में एक विशिष्ट अध्याय है जिसमें से चित्रकला के 6 वर्दी सिद्धांत को स्पष्ट किया गया है। साथ ही आकृति स्थिर व चलायमान कैसे हो सकती है यह भी स्पष्ट किया गया है। अध्याय नंबर 6 जिसमें रंग व्यक्तीकरण है और पूर्णतः प्रविधि से संबंधित इस अध्याय में रंगों की बात हुई है और यहाँ पे रंग को 5 प्रधान रंग बताए गए हैं। ठीक है ना, 5 प्रकार के प्रधान रंग। अब 5 याद रखने कौन कौन से? सफेद, पीत यानी पीला, पीलापन यानी सफेद, कृष्ण और नील यानी नीला। तो ये 5 कलर यहाँ पे छठे अध्याय में मिलते हैं और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। रंग व्यक्तीकरण इस अध्याय का नाम है और इसमें 5 रंगों का प्रधानता बताई गई। तो आपसे पूछे कि भी विष्णु धर्मोत्तर पुराण में या आपसे पूछे कि चित्रसूत्रम ग्रंथ के अंदर कितने रंगों की प्रधानता बताई गई है? तो 5 रंगों की प्रधानता बताई गई है और कौन से अध्याय में है? तो ये छठे। ठीक है ना। 7वें अध्याय की अगर बात करें, 7वें अध्याय का नाम है यानी वर्तना और चित्रों के वर्गीकरण से आरंभ होता है। इसमें बात करते हैं कि ये 4 प्रकार के चित्र होते हैं, एक सत्य, वैणिक, नागर और मिश्रण। इसके लक्षण से यानी बता रहा है कि भाई ये मुनि जो है वो इस प्रकार से बता रहे हैं कि ये 4 ही प्रकार होते हैं। इनके लक्षण को बताने के बाद में मुनि 3 प्रकार की रेखाओं का भी वर्णन किया गया है। तो रेखा भी इसमें याद कर लेना, ठीक है ना। 4 चित्र बताए हैं और इस अध्याय में
3 प्रकार की रेखाओं का भी वर्णन किया गया है। आगे बात करते हैं 8वें अध्याय। 8वें अध्याय में रूप निर्माण की बात होती है, जिसमें देवताओं, ऋषियों, गंधर्वों, दैत्य, दानवों, पिशाच, बौने, कुबड़े, सेवकों व अनेक प्रकार के दानवों व को बनाने की विधि पर प्रकाश डाला है। इसी अध्याय में तरसे व समुद्रों के चित्रों की भी व्याख्या मिलती है। तो ये हो गए 8 अध्याय। 9वें अध्याय में याद करना है आपको, 9वें अध्याय में रसों की संख्या है और वो कितनी बताई है। नाट्य शास्त्र के अंदर भट्टमुनि में तो 8 ही है, ठीक है ना। वह चित्र लक्षण आदि ग्रंथों में रसों की जो संख्या बताई है 9। 9वां रस जो लेके आते हैं वो अभिनव गुप्त होते हैं, ठीक है। आगे पढ़ेंगे अपन सौंदर्य शास्त्र में। तो 9 रसों की अवधारणा प्राप्त होती है। चित्र सूत्र में भी 9 रस की पुष्टि करते हुए कहा गया है। क्या कहा गया है, कौन कौन से है जो 9 रस, तो देखिए क्लाना, पर्वम, चित्रम, सॉरी 9 रस कौन कौन से हैं। श्रृंगार, हास्य, क्रोण, विरोधर, भयानका, विस्ता, अद्भुत, शांताश्चर्य, नवचितर, रसा, समर्था। तो यहाँ पे जो 9 जो रस दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं। चित्र के लिए श्रृंगार, हास्य, क्रूण, वीर, रोदर, भयानक और विविध, अनुभूत और शांत नामक ये 9 रस हैं। और यह अध्याय में अपने आप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से इसमें चित्र में सौंदर्य पक्ष की अत्यंत गहन समीक्षा की गई है। तो ये याद कर लेना। अब आपसे दो बात करते हैं, अंत में चित्र को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए कहा है कि, तो मार्कंडेय मुनि ने कहा है क्राना, परवर, चित्र, धर्म, कामार्थ, मोक्षदम और इसके बाद में मांगल्यम, प्रथम, चैत्यग्रे, यतर, प्रतिष्ठम। तो यानी चित्रकला सभी कलाओं में श्रेष्ठ है। धर्म, अर्थ, काम, अर्थ व मोक्ष देने वाली है। जिस घर में इसकी प्रतिष्ठा की जाती है वहाँ पहले से ही मंगल होता है। तो ये इसमें लिखा हुआ है। आगे लिखा है यथा सुमेरु पर्वरो नगानाम यथा नजानाम गुरूर प्रधान और यथा नारायणम पर्वर और क्षितिशता क्लानिमीय चित्रकला। तो जैसे इसमें देखो सुमेरु मतलब होता है जैसे पर्वतों में सुमेरु श्रेष्ठ है, यानी पर्वतों के ऊपर जो पर्वत होते हैं उसे सुमेरु श्रेष्ठ कहा गया है। पक्षियों में जैसे गरुड़ प्रधान है और मनुष्य में राजा उत्तम है, इसी प्रकार कलाओं में चित्रकला उत्कृष्ट है। और इन्हीं शब्दों के साथ मार्कंडेय मुनि ने चित्र सूत्रम को समाप्त किया है। चित्र विद्या की जिन प्राविधिक बातों का वर्णन इसमें किया गया है वे प्राचीन भारत के कलात्मक वैभव को प्रस्तुत करती हैं। वे आज भी तर्क संगत दिखाई देती हैं क्योंकि इसका जो आधार है वैज्ञानिक रहा है। अतः चित्र सूत्र का कला के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, यहाँ से डेफिनेटली प्रश्न छपने वाला है। अगली जो दूसरी बुक का अगर बात करते हैं जिसका नाम है सम्रांगण सूत्रधार। इनके जो लेखक हैं ये महाराजाधिराज भोज, और ये धार जो प्रदेश के राजा होते हैं वर्तमान में मध्य प्रदेश। और इसमें देखें विरचित यानी सम्रांगण सूत्रधार एक पूर्व मध्यकालीन यानी अधिकृत उपलब्ध 84 अध्यायों में युक्त एक शिल्प ग्रंथ है। ये कितने अध्याय में, 84 अध्यायों से। और ये लिखा कब गया था, या कह सकते हैं कि भाई 11वीं सदी में, ये भी आप बता सकते हैं, ठीक है ना। जिसमें प्राय सभी प्रमुख कलाओं का भी प्रतिपादन है, जिसमें 7 भागों में विभाजित किया गया है। 7वें भाग में चित्रक्रम चित्रक्रम पर यानी 6 अध्याय हैं। इसका देखो इससे निकाला गया है ना, ये सम्रांगण सूत्रधार में चित्रक्रम निकाला गया है, जहाँ से विष्णु पुराण विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अंदर जो निकाला गया वो चित्र सूत्रम है, ठीक है। ये थोड़ा सा याद कर लेना, ये चित्रक्रम है। और चित्रोद्देश्य, भूमि बंधन, लेप क्रमादि या अष्टक प्रमाण या मनो उत्पत्ति और रस दृष्टि लक्षण है। ये कुल मिलाकर यह 6 अध्याय है। इसमें 6 कक्षाओं का अधिकृत विवेचन है, जिसमें भवन कला, नगर कला, प्रसाद कला, प्रसाद का मतलब होता है यानी महल होते हैं, ठीक है, मूर्ति कला, चित्रकला, यंत्र कला। सम्रांगण सूत्रधार के पंचम जो पटल चित्र लक्षण के दूसरे अनावरण अध्याय में चित्र भूमि बंधन पर, तीसरे अनावरण अध्याय चित्रक्रमा और लेप्यादि क्रम में भित्ति चित्रण विद्या की विस्तृत विवेचना की गई है। इसी के आगे कुंडलीय भूमि बंधन भाग में भित्ति चित्रण के लिए दीवार तैयार करने की विधि
बताई गई है। पुस्तक के आगे आगे पुस्तक के आगे के भाग में लेप क्रमादिक लक्षण में विभिन्न रंगों की मिट्टियों का वर्णन करते हुए शीत और शीत, चौदर, सदस्य, गौर और कपिल वर्णों की मिट्टी प्रशस्त मानी गई है। मिट्टियों के वर्णन के बाद यानी 5 प्रकार के पुरुषों का भी वर्णन मिलता है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि सम्रांगण सूत्रधार में कितने वृक्षों के प्रकार की बात की गई तो 5 है। और इसमें बैलों के कान के रोमों से बना करचुक वृक्ष बुद्धिमान और मनुष्य के धारण योग्य बताया गया है। तो ठीक है, अगली लास्ट और फाइनल यहाँ की जो ग्रंथ है वो है मान सोलास। मान सोलास के जो लेखक हैं वो कल्याण के चालुक्य राजा विक्रमादित्य के पुत्र सोमेश्वर भूपति ने 1131 ईस्वी में अभिला सितार्थ चिंतामणि नामक एक विश्वकोशात्मक ग्रंथ लिखा जिसका दूसरा नाम है मानसोलास भी है। तो ये याद कर लेना, ठीक है ना, अभिलाषितार्थ चिंतामणि, ठीक है ना। तो ये इनका दूसरा नाम, जिसे मैसूर विश्वविद्यालय में प्रकाशित किया गया था, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है ना। इसमें राजनीतिक, गणित, ज्योतिष, तर्कशास्त्र, काव्यशास्त्र, संगीत, वास्तुकला, चित्रकला आदि विषयों का समावेश है। और मानसोलास की तीसरी विशति के प्रथम अध्याय में चित्रकला का विस्तार से यानी चर्चा की गई है या फिर चित्रकला पर विचार किया गया है। इस ग्रंथ का चित्रक्रम वर्ण बड़े ही क्रमबद्ध ढंग से है और जिसमें चित्रकार स्वरूप, चित्राभिति, लेखन, शुद्ध वर्ण, मिश्र वर्ण, चित्र वर्ण या फिर पक्ष सूत्र लक्षण या ताल लक्षण या त्रिक मान लक्षण और सामान्य चित्र प्रक्रिया आदि 11 अध्यायों में चित्रक्रम का वर्णन है। और सप्तिक मणि के समान दर्पण के समान चिकनी भित्तियों पर सूक्ष्म रेखा और विशाल नाना प्रकार के चित्र बनाया करते थे। रंग योजना से संबंध में कहा गया है कि आधार भित्ति पर जो स्थान निरंतर हो वहां एक रंगे चित्र में श्यामल वर्ण का प्रयोग होना चाहिए और जो स्थान उन्नत हो वहां उज्जवल या फीके रंग का उपयोग करना चाहिए। सोमेश्वर के अनुसार सफेद, लाल, पीला और काला 4 प्रमुख रंग है। तो आप याद कर लेना, सोमेश्वर के अनुसार या कह सकते हैं कि भाई जो मानवशास्त्र ग्रंथ के अंदर कितने रंगों की प्रधानता बताई गई है, तो 4 रंग है। कौन कौन से? सफेद, लाल और पीला, काला। और सफेद रंग यानी कह सकते हैं जो शंख के चूर्ण से बनाया जाता था, इसी प्रकार दर्द से स्वर्ण रंग, अलकतक से लाल, गेरू से लोहित रंग, हड़ताल से पीत रंग और काजल से काला रंग बनाया जाता था। चित्रों में सोने के उपयोग भी का विधान पहले इसी ग्रंथ में पाया जाता है। तो सबसे पहले यानी सोने का जो उपयोग किस ग्रंथ में किया गया था, तो मानवशास्त्र, ठीक है ना। चित्रों के लिए सोने के तबक के हलकारी सोना बनाने की जो भी प्रक्रिया इसमें दी जाती है वह आजकल की प्रक्रिया में अधिक भी नहीं है। तो ये हमारा लेसन है, पहला लेसन कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ बड़े इम्पोर्टेंट यानी कह सकते हैं ये हमारी 3 जो क्लासें इस सेशन की रही हैं, ऑलमोस्ट सभी क्लासों में से ये तीसरा जो पार्ट है बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से ऑलमोस्ट पर्सन यहाँ से खूब छपते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन का, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पे आपको जैसे ही ये आपका रिवीजन सेशन कंप्लीट होता है और ठीक यानी ये क्लास एंड होने के बाद में आपको वहाँ पे क्विज मिल जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।